आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो सिंथेटिक डिवीज़न वाला है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो वैल्यू ऑफ एल फाइंड करने पे रहेगा और वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो मेन हमने एंड पर जो रिज़ल्ट लेकर आना है वो एल की वैल्यू और एम की वैल्यू लेकर आनी है। अब ये एल की वैल्यू और एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास पार्ट 1 है उसमें क्या गिवन है कि x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर आ गया फैक्टर्स, इसको डिस्कस करते हैं, और फिर एक वर्ड आ गया पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को हमने पिछले लेक्चर में भी हल्का सा डिस्कस किया था, आज फिर कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है बेहतर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले पोलिनोमियल जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक expression in which the power of variable belongs to whole number। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है इसको ज़रा तोड़ते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं मिसाल के तौर पर लिख दूँ 4 + 5, तो ये मेरे पास क्योंकि नंबर्स हैं तो इस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 4x + 5y, तो जब x और y इन्वॉल्व हो जाए तो यही एक्सप्रेशन मेरे पास हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब है जो पोलिनोमियल होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि पोलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें आपके पास x या y आपको नज़र आए, ये सिर्फ नंबर जो है वो नज़र ना। इसका मतलब है एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ऐसा होगा जिसमें आपको x या y या z इस तरह की वैल्यूज़ नज़र आएंगी। जैसा कि अभी उसने कहा कि ये पोलिनोमियल है तो हमें यहाँ पर x वगैरह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और शर्त है इसके ऊपर कि x y तो नज़र आएंगे, लेकिन शर्त ये है इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल जो उसमें होगा यानी कि ये जो x है या ये जो y है इसकी जो पावर होगी वो हमेशा किसको बिलोंग करेगी? होल नंबर को। और होल नंबर भी हमें पता है वो होते हैं जनाब 0 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, तो इसकी जो x की पावर होगी वो हमेशा हमारे पास या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो इसमें अगर आप एक बात की तरफ ध्यान दें तो सारी वैल्यूज़ कैसी आ गई हैं? पॉजिटिव। तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूँ 4x की पावर -1 + 4y, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, x और y तो आ गए हैं, लेकिन जो शर्त है कि पावर होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, तो ये जो -1 है ये इन नंबर में मौजूद नहीं है। एक बात ये कि पावर नेगेटिव आ गई तो फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। और दूसरी बात कि अगर पावर आ गई फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए फ्रैक्शन में, तो फिर भी वो हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने हल्की सी डेफिनेशन पढ़ ली पोलिनोमियल की कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल और कुछ भी नहीं होता, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो आपस में प्लस हुए पड़े होते हैं या माइनस हुए पड़े होते हैं और उनके अंदर x वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है? पोलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि इसकी अगर आप पावर देखें तो 3 है, 2 है, 1 है और पावर है ही नहीं, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं। अच्छा, पोलिनोमियल तो हमें पता लग गया कि क्या हुआ। अब इससे पीछे एक और हमने लफ्ज़ पढ़ना था फैक्टर्स, कि फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ। एक सादा एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर बोलूं कि 6, ठीक है, तो 6 के जो मेरे पास फैक्टर्स हैं वो मैं कह सकता हूँ कि 1 का टेबल 6 पे जाता है, 2 का टेबल 6 पे जाता है और 3 का टेबल 6 पे जाता है। तो यानी कि उस नंबर के सामने वो नंबर्स लिख देना
जो कि टेबल उसके ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर 6 जो है वो भी लिख दिया है। तो 6 के ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि 6 के ये टुकड़े हैं। लेकिन अब ये टुकड़े किस तरह हैं कि अगर आप गौर करें तो अगर मैं 6 को 1 के साथ डिवाइड करूं तो ये आप जब डिवाइड करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0। 6 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूं तो फिर भी रिमाइंडर क्या देगा, 0। 6 को मैं इस 3 के साथ डिवाइड करूं तो फिर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। और 6 को 6 के साथ डिवाइड किया जाए फिर भी क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वैल्यू के क्या बना दिए जाएं, फैक्टर्स बना दिए जाएं, तो फिर ये बात यकीनी है कि वो फैक्टर्स जब उस ओरिजिनल वैल्यू के साथ डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी 8 कह देता हूँ। तो 8 पर इसके जो टुकड़े हैं 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये इसके सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब यूँ समझिए कि ऐसी वैल्यूज़ जिनका टेबल उसके ऊपर जाता है। तो 1 से डिवाइड करूँगा फिर भी रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 0, 4 से करूँगा रिमाइंडर 0, 8 से करूँगा फिर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका एक मतलब ये समझ में आया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जब ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर क्या निकलता है, 0। अब x+3 और x-2 ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं, यानी कि ये वाले हिस्से हैं, ये वाले हिस्से हैं। ठीक है, किसके हिस्से हैं, ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पूरी वैल्यू के। इस पूरी वैल्यू को आप 6 समझिए और इन 2 फैक्टर्स को आप ये वाले नंबर समझिए। तो अब उसने कहा कि इस पूरी वैल्यू के ये 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब अभी हमने समझा कि अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसा निकलेगा, 0। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसा निकलेगा, 0। क्यों 0 निकलेगा, हमने बड़ी एक आसान सी एग्जांपल ली कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जब ओरिजिनल वैल्यू को जिसके वो फैक्टर्स हों उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या निकलता है, 0। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं इस वैल्यू के हैं, तो जब ये इसके साथ डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर कैसा आएगा, वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है जी। ये तो बुक वाले ने हमें हिंट दिया ना कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओरिजिनल में जो हमारा मेन फोकस है वो हमने पहले बात की कि मेन फोकस है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, L की वैल्यू फाइंड करनी है और M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू और M की वैल्यू फाइंड करने के लिए बुक ने हमें ये सारा हिंट दिया है। ठीक है जी। गिवन में हम लिखते हैं जी x+3 एंड x-2 are the factors of polynomial x³ plus 4x² plus 2lx plus m। इसको इसके साथ अलग डिवाइड कराएंगे और इस वैल्यू को इसके साथ अलग डिवाइड, और डिवाइड भी कौन सा मेथड कौन सा लगाना है हमने, सिंथेटिक डिवीजन। तो जब मैं करता हूँ कि फॉर x+3, एक दफ़ा हम x+3 के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इस वैल्यू को। अगर आपको इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन याद हो तो हमने ये जो लीनियर एक्सप्रेशन था इसको इक्वल किसके लिखना था, 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -3। अब x = -3, इस वैल्यू को हमने इसके साथ सिंथेटिक डिवीजन करके सॉल्व करना है और फिर हम कहेंगे कि जो रिमाइंडर है वो =0 होगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि x+3 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर होता है जब वो जिस वैल्यू का फैक्टर हो उसके साथ डिवाइड हो तो रिमाइंडर कैसा देता है, हमें 0 देता है। और अगर सिंथेटिक डिवीजन लगाई जाए इस एक्सप्रेशन पे तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1, x² का कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट है 2l और उसके बाद वैल्यू आ गई हमारे पास m। यहाँ पर x³ है, x² है, x है और फिर नहीं है, तो एक तरतीब मौजूद है, कोई वैल्यू भी मिसिंग नहीं है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती तो फिर हम उसकी जगह पर 0 पुट कर देते। अब एक दफ़ा डिवाइड किसके साथ करना है हमने जी,
3 के साथ। ये पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ये 1 नीचे आ गया। जो ही वैल्यू इस लाइन से नीचे आती जाएगी तो ये वैल्यू उसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। 4 में से 3 -1 सर क्या निकला है 1। इसको जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये वैल्यू जो है इसके साथ l मौजूद नहीं है और इसके साथ है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, यानी कि इस तरह नहीं हो सकता कि 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह जाए। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यानी कि -3 + 2l। अब इस वैल्यू से ये फिर -3 मल्टीप्लाई होगा। अब आपने ध्यान देना है, -3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर ये -3 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 हो जाएंगे 6 और साथ में l और प्लस माइनस माइनस। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो कोई वैल्यू भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? इस वैल्यू के साथ l है, इस वैल्यू के साथ m है और इस वैल्यू के साथ कोई वैल्यू भी नहीं है, तो तीनों डिफरेंट है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 9 - 6l और वो वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई जी m। फिर हमें पता है कि ये वाला क्वेश्चन बनता है और जो एंड टर्म बचती है वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या निकला 9 - 6l + m। तो हम कहेंगे कि एज हमने किसके साथ डिवाइड किया इसको, x + 3 के साथ। तो हम कहने लगे जी एज x + 3 इज़ दी फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ से ये जो हमारा रिमाइंडर है 9 - 6l + m इज़ इक्वल टू 0 हो गया। इसको फ़िलहाल 1 का नाम देकर हम छोड़ देते हैं। ठीक हो गई जी बात यहाँ तक। अच्छा, ये तो हमने एक दफ़ा सॉल्व किया किसके साथ, x + 3 के साथ। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे x - 2 के साथ और फिर देखते हैं कि वहाँ पर भी हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी। फिर इस इक्वेशन 1 को और उसको नाम देंगे इक्वेशन 2, उनको आपस में सॉल्व करके एक दफ़ा l की वैल्यू आ जाएगी और एक दफ़ा m की। तो ये प्रोसेस एक दफ़ा फिर से रिपीट करना है, लेकिन अब हमने रिपीट करना है x - 2 के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहते हैं जी अगेन लेट x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं 2 के लिए। दोबारा फिर से हमने सिंथेटिक डिवीज़न ही यूज़ करनी है यहाँ पर, और हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न में एक तो आ गया 1, एक आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2l और यहाँ पर हमारे पास आ गया m। ठीक है जी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो सेम वही वैल्यूज़ आ गई। सॉल्व अब किसके साथ करना है, 2 के साथ। पहली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई किया गया 2, ये आपस में सॉल्व होने के बाद 6, ये फिर से इससे मल्टीप्लाई होकर 12। अब ये दोनों वैल्यू सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि इसके साथ l मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा 12 + 2l। ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ में हमारे पास आ जाएगा l। अब ये वैल्यू आपस में सॉल्व नहीं होंगी, इसके साथ m है, इसके साथ l है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको लिखा जा सकता है 24 + 4l + m। और हमें पता है कि आखिरी टर्म हमारे पास किसको ज़ाहिर करती है, रिमाइंडर को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि एज जो अब हमने सॉल्व किया था x - 2 के साथ, x - 2 इज़ दी फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, सो जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा जी 0 के। और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या था 24 + 4l + m इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया है जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, जिस तरह हमने इक्वेशन 1 बनाई बिल्कुल सेम उसी मेथड पे अब हमने बना दिया इक्वेशन 2। अब बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और उसके बाद हमें एक दफ़ा वैल्यू ऑफ l मिल जाएगी और एक दफ़ा वैल्यू ऑफ m। अब हमने देखना है कि किस तरह इनको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये m है और ये भी m है। अगर मैं इनको आपस में ऐड कर दूँ
तो m प्लस m मिलकर 2m हो जाएंगे, और यहाँ पर जब ये ऐड होंगे तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास माइनस का 2l आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐड कर दूँ तो इक्वेशन में 2l बनेगा और यहाँ पर 2m बनेगा, और ये आपस में ऐड होने के बाद हमारे पास 33। तो यानी कि ऐड करने से हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, या m की चाहिए या l की। और याद रखिएगा कि जब एक ही इक्वेशंस में दो अननोन चीज़ें हों, एक ही इक्वेशन में दो अननोन चीज़ें हों, तो उस इक्वेशन से वो दोनों वैल्यू निकालना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू हो, जैसे ये l है, तो वो फाइंड हो सकती है कैसे कि ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये 4 डिवाइड होके इधर, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी -1। तो एक इक्वेशन में यहाँ पर दो अननोन वैल्यूज़ हैं, एक इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज़ हैं। हमें इन दो इक्वेशंस को ऐसे तरीके से सॉल्व करना है कि जब ये आपस में सॉल्व हों तो हमारे पास या तो l रह जाए पूरी इक्वेशन में, या पूरी इक्वेशन में m रह जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब इक्वेशन नई बनेगी इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर अगर सिर्फ l होगा तो पूरी इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होगा या वैल्यू होगी, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लस करने से तो हमारे पास फिर से दोबारा l भी इक्वेशन में मौजूद है और m भी, तो हम प्लस नहीं करते। अगर मैं इनको माइनस करूं तो m में से m माइनस हो जाएगा, तो ये m तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ बचेंगी, l वाली और ये साथ में कांस्टेंट। तो जो नई इक्वेशन आएगी उसमें एक वेरिएबल होगा या एक वैल्यू होगी l वाली, और ये आसानी के साथ फाइंड हो जाएगी। तो इस वजह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है जी 9 माइनस 6l प्लस m इज़ इक्वल टू 0, और ये है जी 24 प्लस 4l प्लस m इज़ इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज होते हैं, ये तीनों पॉजिटिव हैं, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 में से 9 जब माइनस किए जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का 15, -4 -6 मिलकर हो जाएंगे माइनस का 10l, और प्लस m और माइनस m कैंसिल, सामने क्या मौजूद है 0। अब हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं माइनस का 15 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 15, और ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और माइनस इधर लिखा जाए या इधर लिख दिया जाए बात एक ही है। 5 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम और 10 पे जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ पर जो है हमने जो l की वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। क्वेश्चन का जो एक मेन हिस्सा था वो हमने फाइंड कर लिया। उसने कहा था वैल्यू ऑफ l भी मालूम करे और m भी, तो l की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब पीछे रह गई वैल्यू ऑफ m मालूम करना। तो उसके लिए आपके पास आसान काम है, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप क्या करें कि ये l की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या अगर 1 में नहीं पुट करना तो आप यही l की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। जिस इक्वेशन में आप मर्ज़ी पुट कर दें, आपके पास जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो बाकी पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो l की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं जी पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसलिए कि यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी सी छोटी हैं, इधर 9 है उधर 24 है, तो बड़े एक्सप्रेशन में थोड़े से जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें ये आसान इक्वेशन लगी है तो हम इसी में इसको पुट करने लगे हैं। तो 9 अपनी जगह पर, -6 भी अपनी जगह पर, और l की जगह पर हमने लिख देना है -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, 9 एज इट इज़, माइनस और माइनस प्लस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम। ठीक है जी, माइनस और माइनस प्लस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस m इज़ इक्वल टू 0। ये आपस में मिल के हो जाएंगे जी 18, और हमें तो m की वैल्यू चाहिए, m यहीं पर रहने देते हैं, प्लस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पर हमारे पास l की वैल्यू भी फाइंड हो गई और m की वैल्यू भी फाइंड हो गई। l की वैल्यू आ गई जी -3/2, और m की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -18। तो यही इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन काम था
कि हमने L की वैल्यू भी फाइंड करनी थी और M की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। अब बिल्कुल सेम इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपने ख़ुद घर से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।